हेलो फ्रेंड्स, मैं राम यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स को हम कैसे बढ़ाएं। तो आज हम डिटेल में जानेंगे उन प्रैक्टिसेस के बारे में जिसके द्वारा हम सेकेंडरी सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपको हम बताना चाहेंगे कि इस सीरीज़ की ये हमारी तीसरी वीडियो है। इससे पहले जो 2 वीडियो थी उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। उनका टॉपिक था व्हाट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेल, एंड सेकेंड जो वीडियो थी इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेल्स। तो अब बात करते हैं वो कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिसके द्वारा हम सेकेंडरी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है इफ़ेक्टिव सेल्स प्लानिंग। इफ़ेक्टिव सेल्स प्लानिंग के थ्रू हम जो है सेकेंडरी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं उसको डिटेल में जानते हैं। जो सबसे पहला है कि हमारा प्लानिंग कैसा है सेकेंडरी को लेकर के। तो जब भी कोई कंपनी फाइनेंशियल ईयर के बाद हमारा टारगेट सेट करती है तो उसके बाद जो भी RSM या ISM होते हैं वो सेल्स लेवल पे, सेल्स टीम के लेवल पे उस टारगेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि हमने उसकी प्लानिंग कितनी स्ट्रांगली की है। जो हमारा प्लान होना चाहिए बेसिकली वो होना चाहिए डेली बेसिस, वीकली और मंथली टारगेट हमें सेट करना चाहिए। साथ में जो ASM है या सेल्स ऑफिसर है उस एरिया के, उनको बीट वाइज टारगेट, आउटलेट वाइज टारगेट कि पर आउटलेट हम क्या टारगेट दे रहे हैं और हर एक एरिया का क्या टारगेट होना चाहिए, क्योंकि हर एक एरिया का पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो हर एरिया का टारगेट भी और हर एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का टारगेट भी डिफर करेगा। तो उस तरीके से हम जो है प्लानिंग कर सकते हैं सेकेंडरी सेल्स का। अब दूसरा होता है कि प्लानिंग तो हमने कर लिया, लेकिन अब एग्जीक्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा। तो जो एग्जीक्यूशन के लिए करना होगा कि हम प्रॉपर जो है बीट वाइज प्रॉपर हम सारे आउटलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। साथ में हमें जो प्रोडक्ट है उसको प्रॉपर रिटेलर को सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमने जो टारगेट लिया था उस टारगेट को डे वाइज फिर हम रिव्यू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और साथ में जो है हम जो हमारा मंथली टारगेट या वीकली टारगेट है या डेली टारगेट है उसको हम जो है बीट वाइज और आउटलेट वाइज कैसे एग्जीक्यूशन हम कर रहे हैं। उसके बाद आता है कि हम प्लान हमने कर लिया है, अब हम उसको मॉनिटर कैसे कर रहे हैं। तो जो SM है या SO हैं उनको डेली बेसिस पे वो गेट मीटिंग्स कर सकते हैं और साथ में SO जो होते हैं वो वीकली रिव्यू मीटिंग कर सकते हैं, जहाँ पे उनका कवरेज प्लान कैसा है, पेनेट्रेशन आउटलेट का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, न्यू आउटलेट ओपन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और साथ में जो है उनका प्रॉपर डेली या वीकली टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम रिव्यू मीटिंग लेते हैं। और साथ में जो है टीम लीडर्स ASM या टीम में सेल्स मैनेजमेंट जो है वो मंथली रिव्यू मीटिंग में इन सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं कि हमने जो टारगेट दिया था नंबर ऑफ आउटलेट ओपन करने का, न्यू आउटलेट ओपन करने का, वो हुआ कि नहीं हुआ। प्लस हमने जो पर कैप्टा हमारा था कि हम पर आउटलेट जो है ड्रॉप साइज़ कि हम पर आउटलेट हम प्लेसमेंट कितना रखेंगे, वो हुआ कि नहीं हुआ। हम जो है अपने कॉल्स, शेड्यूल कॉल्स, TCPC जिसको हम टोटल कॉल्स बोलते हैं, प्रोडक्टिव कॉल्स, वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो है हम रिव्यू मीटिंग में मॉनिटर करते हैं। अब बात आती है कि और किन चीज़ों को हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो मॉनिटर कर सकते हैं कि प्रॉपर अटेंडेंस है उसका कि नहीं है, क्योंकि अगर उसके 100% अटेंडेंस भी नहीं आ रहे हैं तो उससे भी हमारा सेकेंडरी सेल्स का लॉस होता है। अब उसके बाद
जो नेक्स्ट होता है कि प्लानिंग का ही पार्ट है, इफेक्टिव सेल्स प्लानिंग का ही पार्ट है कि जो हमने मॉनिटरिंग की है उसका डेटा एनालिसिस हम कैसे करेंगे। अब डेटा एनालिसिस में कि अगर उसका टारगेट 70% हुआ है तो क्या उसने 100% का आउटलेट कवर किया है, न्यू आउटलेट उसने पेनिट्रेशन किया है कि नहीं किया है, साथ में वो प्रॉपर बीट को फॉलो कर रहा था। तो ये सारे डेटा के साथ प्रॉपर हम डेटा को एनालिसिस करते हैं और फिर उसके बाद आता है कि हम उस डेटा को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, यानी अगर जो सेल्स प्लान था उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल कि अगर उसका अटेंडेंस 20 डेज ही आ रहा है तो 5 डेज का हमारा जो सेल्स लॉस हो रहा है उसको हम कैसे कवर कर सकते हैं, तो कैसे उसके अटेंडेंस को हम बढ़ा सकते हैं। सेकेंड, अगर वो 30 आउटलेट ही कर रहा है जबकि उस बीट पे 40 प्लस आउटलेट हैं तो उसको हम कैसे उसको रेगुलाइज कर सकते हैं। बीट, अगर कोई बीट मिस हो रहा है या कोई न्यू आउटलेट वो नहीं पेनिट्रेट कर पा रहा है तो उसके लिए भी हम ऑप्टिमम लेवल पे प्लानिंग करके हम लोग कर सकते हैं। अब जो सेकेंड स्टेप है, जो प्रैक्टिस है, वो है आपका प्रोडक्ट नॉलेज एंड इफेक्टिव सेल्स कॉल प्रोसेस। किसी भी प्रोडक्ट के सेल होने के लिए प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम रिटेलर के पास, जब भी कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रिटेलर के पास जाता है तो वहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि उसको प्रोडक्ट नॉलेज कैसा है। अगर उसको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, अगर अपने प्रोडक्ट की यूएसपी उसको नहीं पता है, कंपटीटर से वो कैसे डिफरेंस है, प्लस उस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं और उसका बेनिफिट क्या है कंज्यूमर को, उसका बेनिफिट क्या रिटेलर को है, ये अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग अपने सेल्स टीम को देते हैं और वो जा कर के रिटेलर को उसके बारे में पूरा डिटेल में बताता है तो हमारे सेकेंडरी सेल्स क्योंकि बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और क्योंकि रिटेलर भी ट्रेंड हो जाता है तो टर्सरी सेल बढ़ जाता है। तो पहली वीडियो में जाना था कि टर्सरी सेल कैसे प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल्स को जो है बढ़ाता है। अगर टर्सरी सेल्स हो रहा है तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स ऑटोमेटिक होगा। तो रिटेलर का भी प्रोडक्ट को लेकर के पूरा नॉलेज होना, ट्रेन करना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। साथ में उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसी है। बहुत सारे सेल्समैन हैं फील्ड में चले जाते हैं, उनको उस प्रोडक्ट की प्राइस नहीं होता है, उनका मार्जिन नहीं कंफर्म होता है। अगर कोई रिटेलर मार्कअप मार्जिन या मार्कडाउन मार्जिन की बात करने लगता है तो वो उसको सही से जवाब नहीं दे पाते। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है जो उसका लीडर है, चाहे वो सेल्स ऑफिसर हो या एएसएम हो, वो प्रॉपर उसको ट्रेन करे कि प्रोडक्ट के मार्जिन्स क्या हैं, प्रोडक्ट पे स्कीम कैसा है, कौन सी स्कीम है, और साथ ही साथ में जो है और क्या क्या बेनिफिट्स दे रहा है कंपनी जो है, लाइक लॉयल्टी स्कीम होती है कंज्यूमर के लिए, रिटेलर के लिए इंसेंटिव्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ों का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। और साथ में ही अब जानते हैं सेकेंड पार्ट का ये कि हमारा इफ़ेक्टिव सेल्स कॉल प्रोसेस कैसा होना चाहिए। तो एक सेल्समैन को डेली रूटीन कैसे फॉलो करना चाहिए, ये हमारा एक वीडियो है क्वालिटीज़ ऑफ सेल्समैन, वो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कि एक सेल्समैन पूरे डे में वो अपने डे की प्लानिंग कैसे करता है और कैसे उसको करना चाहिए, उसके बारे में हमने डिटेल में वहाँ डिस्कस किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि उसका सेल्स कॉल कैसे होता है। तो यहाँ पे दो टाइप के सेल्समैन हैं। एक सेल्समैन है जिसका टारगेट नहीं पूरा हो रहा है, और एक सेल्समैन है जो अबव सेकेंडरी सेल्स कर रहा है, टारगेट से अबव। उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस आपको हर लेवल पे मिल जाएगा अगर आप उसको एनालिसिस करेंगे। क्या सेल्समैन अपने पूरे कॉल कर रहा है, क्या वो 100% जो टोटल कॉल या शेड्यूल्ड कॉल कंपनी ने बोला है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। साथ में बीट प्लानिंग कैसी है, क्या वो की अकाउंट पे फोकस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। की अकाउंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि करीब 70% जो सेल होता है वो की अकाउंट से आता है।
तो अगर कोई सेल्समैन बहुत अच्छे से की अकाउंट की प्लानिंग करता है तो उसका सेल्स ऑटोमेटिक बहुत हाई हो जाएगा। साथ में कैसे उसको उस कॉल को लेना चाहिए और कुछ पॉइंट्स बताते हैं जहाँ पे जो टॉप अचीवर्स होते हैं वो करते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। जो टॉप अचीवर्स होते हैं वो आपने देखा होगा कि बहुत सारे आउटलेट, आप दिन में कितने आउटलेट कर सकते हैं, 40 आउटलेट। बट उस बीट में और भी ऐसे 20-30 आउटलेट होते हैं जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उन आउटलेट वाले भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, या तो वो कटिंग में परचेज करते हैं या फेरी वालों से। तो उस केस में अगर हम उन फेरी वालों से रिलेशन बिल्ड करते हैं और उनको हम अपने सेकेंडरी में इन्वॉल्व करते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को उन आउटलेट तक उनको सेल करते हैं, तो हमारे सेकेंडरी को बहुत ही बूस्ट मिलता है। आजकल आप देख रहे हैं फेरी वाले हैं, साथ में आपको रेडी स्टॉक के लिए लोग जाते हैं गाड़ियों में, बहुत इंटीरियर मार्केट तक लोग जाते हैं जहाँ पे सेल्समैन रीच नहीं कर पाता है। बट अगर उनसे आपके रिलेशन है तो वो धीरे धीरे जो है आपका प्रोडक्ट को बूस्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। साथ में इंडस्ट्रियल एरिया होता है, कैंटीन्स होते हैं वहाँ के, तो वहाँ पे भी आप अपने प्रोडक्ट का प्लेसमेंट कर सकते हैं। और जो आप देखते होंगे कि बहुत सारे सेल्समैन हैं या एसएम्स हैं, बड़े बड़े ऑर्डर ला के देते हैं, वो कहाँ से लाते हैं? वो ऑर्डर जो होते हैं वो होते हैं कि उन्होंने जो है, आपने देखा और राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते रहते हैं, तो वहाँ से लाइक एक ड्रिंक का सेल्समैन है तो वो उनसे जा कर के टाई अप करता है, तो उसको 200 पेटी, 100 पेटी, 50 पेटी वहाँ इमीडिएट निकल जाता है और उनके कॉन्टैक्ट बन जाते हैं, तो वो रेफरेंस भी करते हैं। अगर एक राजनीतिक पार्टी या एक नेता से आपके कांटेक्ट हो गए हैं और उसका कोई जानने वाला भी कर रहा है तो आपको कॉल करेगा कि उनसे सर्विस ले लो, क्योंकि वहाँ पे आप प्रोडक्ट उनको सस्ता मिल जाता है और आपका जो है प्रोडक्ट बल्क में सेल भी हो जाता है। प्लस आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे एक एसएम थे, वो जो है भंडारे का ऑर्डर ले आते थे, तो आप समझते हैं उनको पता होता था कि कौन कौन कब कहाँ कितने भंडारे होते हैं, तो वहाँ से वो ऑर्डर ला करके और वो उनका सेल सेकेंडरी, तो हमें पता चलता था कि ये मैजिकल ग्रोथ सेकेंडरी सेल्स में कहाँ हो रहा है। तो अगर हम अपने सेल्स का जो प्रोसेस है कॉलिंग का वो हम बढ़ा दें, दायरा बढ़ा दें, बीट को प्रॉपर कवर करें, प्लस आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के कि हमने फेरी वालों को अपना प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे आउटलेट हैं जहाँ पे आप, जैसा मैंने बताया कि भंडारा हो गया, राजनीतिक रैलियाँ हो गई, या उनके जो भी सेमिनार्स होते हैं वहाँ पे, और साथ में कुछ आउटलेट होते हैं जो होरेका के अंतर्गत आते हैं, जैसे होटल्स, कैंटीन, रेस्टोरेंट। जो छोटे होटल, कैंटीन, रेस्टोरेंट होते हैं वो जो होरेका का सेल्समैन होता है उनको छोड़ देता है, तो वहाँ पे भी हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड हैबिट्स या प्रैक्टिस बोल सकते हैं, जिसके थ्रू हम सेकेंडरी सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रैक्टिस का। जो थर्ड प्रैक्टिस है वो है आर्ट ऑफ प्रोडक्ट प्लेसमेंट। हमने सेकेंडरी भी कर ली है, बट अगर हमारा प्रोडक्ट किसी आउटलेट पे प्रॉपर तरीके से प्लेसमेंट नहीं हो पाया है तो फिर उसका टर्सरी नहीं होगा, और जब उस प्रोडक्ट का टर्सरी सेल नहीं होगा तो उस प्रोडक्ट का फिर सेकेंडरी सेल्स नहीं, मतलब हमें जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उसका ऑर्डर हमें नहीं मिलेगा। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे आउटलेट के जो डिस्प्ले होते हैं वहाँ पे एक यूनिक तरीके से प्रेजेंट किया जाता है उस प्रोडक्ट को, जिससे जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो आता है और प्रॉपर उसकी जो अटेंशन है वो उस प्रोडक्ट पे जाती है। इसमें आप देखेंगे कि प्रॉपर डिस्प्ले, सेल्फ स्टेक, और उसको प्रॉपर उस रैक को हम जो है अपने प्रोडक्ट के यूनिक कॉन्सेप्ट से पूरा डिस्प्ले बना देते हैं। साथ में जो है प्रोडक्ट क्या हमारा आई लेवल पे प्लेस है कि नहीं प्लेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टर्सरी के लिए। अगर कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट इजीली दिख जाता है तो वहाँ से हमारे टर्सरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर टर्सरी हुआ तो सेकेंडरी होने ही वाला है। उसके बाद क्या हम
उस प्रोडक्ट को उसके कैटेगरी में प्लेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बेवरेज का, अगर ड्रिंक है तो क्या ड्रिंक के लिए एक सेंटेंस बोला जाता है कि ड्रिंक अगर फ्रीज में आ गई तो वो सेल हो गई। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो बेवरेज है वो कहीं ड्रॉ या नीचे पड़ा हुआ है, तो वो क्या जो हमारा बेसिकुलर है उसमें लगा हुआ है कि नहीं लगा है। सेम आप स्नैक्स के लिए देखते होंगे कि स्नैक्स या तो आपका एंट्री पॉइंट पे हैंग होता है या फिर आप देखेंगे कि बाहर उसके लिए एक रैक होती है, उसमें वो रखा होता है। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या प्रॉपर जगह पे प्लेस है। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पे जो है आपका बिलिंग काउंटर होता है वहाँ पे, तो जो इम्पल्स परचेज होता है वहाँ से हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों का हमें, अगर हम अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से प्लेस करेंगे तो सेकेंडरी सेल्स निश्चित ही बूस्ट करेगी। अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रैक्टिस की, जिससे सेकेंडरी सेल्स बढ़ा सकते हैं। तो फोर्थ प्रैक्टिस जो है वो अंडरस्टैंडिंग एंड सर्विसिंग रिटेल चैनल। तो यहाँ पे जो रिटेल चैनल है उसका सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग करना, मीन्स कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो किस आउटलेट पे अच्छे तरीके से प्लेस हो जाता है। लाइक अभी हम ड्रिंक लेके जा रहे हैं और हमें ड्रिंक है तो हमें वहाँ पे फ्रीज होना ज़रूरी है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट है, किस आउटलेट में उसको कितना प्लेस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्लेस करना है, और साथ में जो है उस प्रोडक्ट का वहाँ पे डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, ये सारी अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि जो आपका चैनल पार्टनर है, जो उसकी सर्विसिंग होनी है, जो आप सर्विस करने वाले हो, यानी ऑर्डर वर्सेस सर्विस, वो इम्पॉर्टेंट होता है कि हमने क्या, जो वो चैन रिटेल है उसको हमने अकाउंट वाइज जो है डिफ्रेंशिएट किया है। जैसे की अकाउंट है, वहाँ पे कस्टमर का जो है मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या हमने वहाँ पे सर्विसिंग के, ऐसा तो नहीं कि हम बीट एक बना लिए हैं कि 15 डेज पे ही उस बीट पे जाएंगे और वहाँ पे हमारा जो है प्रोडक्ट 7 डेज पे ही फिनिश हो गया, तो उस केस में आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो ये प्लानिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि हम, और उस केस में अगर हमने रिटेल को सर्विस नहीं दिया तो दूसरा हमारे कंपटीटर को प्रोडक्ट परचेज कर लेगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से उस प्रोडक्ट को वहाँ पे जो है सर्विस कर सकते हैं अगर हमने इसकी प्लानिंग की, और इस तरीके से हम अपने सेकेंडरी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा और वहाँ पे प्रॉपर सेलिंग होगी तो वो निश्चित ही हमें ऑर्डर मिलने वाला है। जैसा हमने बताया कि करीब जो बिज़नेस होता है वो की अकाउंट से हमें 60% का बिज़नेस की अकाउंट से आता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो 60 to 70% बिजनेस की अकाउंट से आता है, जबकि उनका जो परसेंटेज होता है वो टोटल आउटलेट में सिर्फ 30% होता है, और 70% आउटलेट से हमें सिर्फ 30% बिजनेस मिलता है। तो इस चीज़ को हमें प्रॉपर समझना और उसके हिसाब से हमें प्लानिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस की बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट पे, ऑप्टिमाइज मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपने सेकेंडरी का प्लेसमेंट भी कर दिया बट वहाँ पे मार्केटिंग नहीं हुई प्रॉपर ढंग से, तो वो प्रोडक्ट का ऑफटेक नहीं हुआ, क्योंकि कंज्यूमर अगर अवेयरनेस नहीं है, कस्टमर अवेयर नहीं है उस प्रोडक्ट या ब्रांड को लेकर के, तो ऑफटेक नहीं होते हैं। और फिर हम जब दोबारा ऑर्डर लेने के लिए जाते हैं तो वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं हमारा पड़ा हुआ मिलता है। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि उसकी मार्केटिंग कितना ज़्यादा हो रही है। साथ में मर्चेंडाइजिंग, किसी भी सेल्समैन के लिए या सेकेंडरी सेल्स के लिए मर्चेंडाइजिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि एक सेल्समैन किसी रिटेल आउटलेट पे 10 मिनट 20 मिनट रहेगा, बट अगर उसने मर्चेंडाइजिंग प्रॉपर किया है तो वो वहाँ पे उसका काम कर रहा होगा। लाइक अगर उसने पीओपी मटेरियल प्रॉपर लगाए हैं, डैंगलर, पोस्टर, तो वो 24 आवर कंज्यूमर को दिखने वाले हैं। साथ में जब भी वो जा रहा है तो अपने प्रोडक्ट को साफ करता है, प्रॉपर रैक में लगाता है,
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है मर्चेंडाइजिंग में। तो सेल्समैन का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है मर्चेंडाइजिंग। अब हम बात करते हैं, अगर जितना अच्छा मर्चेंडाइजिंग होगा, कंज्यूमर अवेयरनेस रहेगा मर्चेंडाइजिंग में। एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे टीम में एक जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे, वो 5 आवर जो है ऑर्डर बुकिंग करते थे और लास्ट के 2 आवर जो है वो उनका जो इम्पोर्टेंट रिटेल आउटलेट होता था वहाँ पे जा कर के सैम्पलिंग करते थे। तो उस केस में उनके सेकेंडरी उस आउटलेट की सेल जो है, जहाँ वहाँ पे 10,000 पर मंथ होती थी, वो 30,000 इंक्रीज़ हो जाती थी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमने इस चीज़ को प्रॉपर यूज किया, मार्केटिंग और मर्चेंडाइजिंग को, तो आपके सेल्स कैसे बूस्ट करेगी। अब हम लास्ट बट नॉट लीस्ट छठे प्रैक्टिस की बात करते हैं, जिससे हम लोग सेकेंडरी सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। वो है ट्रेड प्रमोशन। अब यहाँ पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपने कस्टमर के प्रोडक्ट को क्या एनालाइज किया हुआ है। अगर हमने एनालाइज किया हुआ है तो हम प्रॉपर अपना ट्रेड प्रमोशन के लिए हम ट्रेड स्कीम्स बनाएं। डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे भी हमें कुछ इंसेंटिव्स देने चाहिए, जिससे किसी भी प्रोडक्ट को वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक ना होने पाए। प्लस रिटेलर के लिए तो हमें ज़रूरी ट्रेड स्कीम बनाना चाहिए, लॉयल्टी, इंसेंटिव, ये सब हमें प्रॉपर प्लान करना चाहिए। अब हम अगर बात करते हैं कि ट्रेड स्कीम के क्या क्या जो है फ़ायदे हो सकते हैं, तो ट्रेड स्कीम से हम जो है वहाँ पे, अभी ट्रेड स्कीम 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्वांटिटी परचेज स्कीम, एक होता है वैल्यू परचेज स्कीम। क्वांटिटी परचेज स्कीम अगर हम किसी रिटेलर को देते हैं तो वो हमारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपन परचेज करेगा, उससे हम उसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस, जो हमारा कंपटीटर है अगर उससे ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट उसके स्टोर पे दिख रहा है प्लेसमेंट में, तो निश्चित ही वो उसकी सेकेंडरी से टर्सरी सेल भी बढ़ेगी और सेकेंडरी सेल्स भी बढ़ेगी। इसी तरह से हम वैल्यू परचेज भी दे सकते हैं कि इतने का अगर वो परचेज कर रहा है तो इतना स्कीम। इन दोनों केस में उस आउटलेट पे हमारे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ेगी और कंज्यूमर को ज़्यादा दिखेगा। तो कंज्यूमर का एक मेंटल सेटअप होता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर उसका हमारा वहाँ पे विजिबिलिटी ज़्यादा है तो निश्चित ही वो उसका अटेंशन हमारे प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। तो हमें ये सारे जो ट्रेड प्रमोशंस होते हैं इसको रेगुलर बेसिस पे करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद लगा तो लाइक करें और कमेंट करें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। साथ में आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं। और अगेन, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारी इम्पोर्टेंट्स वीडियो आने वाली हैं आपके लिए, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जो आपके इंटरव्यू में बहुत काम आने वाली हैं, आपके सेल्स को बढ़ाने में, आपके टारगेट को अचीव करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं आगे आने वाली वीडियोस। तो आज के लिए अब इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बी ड्रीम, इंडिया ग्रीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।